कराची जो रोशनियों का शहर था आज वो माफियाज का शहर बन चुका है। आसिफ अली मेमन की तरह उनका ताल्लुक कराची से है। पाकिस्तान के इदारों को इतला देना चाहता हूँ कि ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि कोई शख्स सरदारी सिस्टम के बगैर पर भी मार सकता। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। नाज़रीन, आज की अजब करप्शन की गजब कहानी बल्कि कहानियाँ उनका ताल्लुक कराची से है। कराची के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हो क्या रहा है, वहाँ पे ज़रदारी सिस्टम किस तरह ऑपरेट कर रहा है और पाकिस्तान के कुछ अदारे ये समझकर इस गलतफहमी का शिकार होकर कि हम रोज़ाना की बुनियादों पे रिपोर्ट्स बना रहे हैं और बड़ी बड़ी अलमारियाँ अपने फाइलों की भर ली हैं और उसके साथ साथ एहतसाब कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, उसके साथ साथ अनवर मजीद साहब के केसेस चल रहे हैं, उसके साथ साथ के ओमनी के केसेस चल रहे हैं, जरदारी साहब के, बड़े साईं के, अद्दी के और बाकी फैमिलीज के लोगों के मुख्तलिफ अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं और मीडिया ट्रायल हो रहा है। तो एनफ है, काफ़ी है, एहतसाब हो गया। लेकिन मैं पाकिस्तान के इदारों को इतला देना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जरदारी साहब और उनके बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे साथियों, बहुत सारे जेल के साथियों के केसेस अंडर ट्रायल हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों के अंदर और नैब के अंदर बहुत सी एविडेंस पेश हो रही हैं, बहुत से एविडेंस पेश करने वाले भाग चुके हैं। ऐसे वक्त में भी अभी तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि कराची के अंदर ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है कि कोई शख्स जरदारी सिस्टम के बगैर, जरदारी साहब की ब्लेसिंग के बगैर और पीपल्स पार्टी के बगैर वहां पे पर भी मार सकते। यानी ये सारा मीडिया ट्रायल अपनी जगह, सारी एहतसाब कोर्ट्स की कार्रवाइयाँ अपनी जगह, नैब की कार्रवाइयाँ अपनी जगह, तमाम रियासती अदारों की कार्रवाइयाँ अपनी जगह, लेकिन फिर भी मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि उसकी वजह यह है कि कराची के अंदर से जिस तरह बड़ी तादाद के अंदर बिजनेस कम्युनिटी माइग्रेट कर रही है, जिस तरह वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन अब वक्त ही आ गया है कि वो अपने बचाव के लिए बिलावल हाउस की तरफ रजू करते हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता उसकी रिप्यूट की वजह से, उसको जब किसी अदारे के लोगों ने कहा कि जी हम आपके लिए हाजिर हैं, उनसे को पैसे मांगे गए और उसकी कोई बड़ी एक हाउसिंग सोसाइटी थी, उस पे पेच कसे गए, एनओसी वगैरह कैंसिल किए गए। तो उन्होंने उस अदारे के लोगों को कहा कि मेरी सबसे बड़ी मदद ये है कि आप मेरी मदद ना करें, मुझे शफा बिलावल हाउस से मिलनी है, बड़े साईं से मिलनी है और मैं वहाँ ही जाऊँगा, मेरी को मदद ये कर सके कि मुझे उस घर तक पहुँचा दे। जरदारी साहब टाइम नहीं दे रहे तो वो टाइम दे दें तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। वो शहर कराची जो रोशनियों का शहर था आज वो माफियाज का शहर बन चुका है। वहाँ पे एमकेएम दौर में क्या हुआ, उससे पहले जमात इस्लामी के दौर में क्या होता रहा, बाद में सियासत के साथ साथ वहाँ पे ठेकेदार, स्टेक होल्डर जिनको आजकल कहा जाता है, वो कराची के वाली वारस बदलते रहे और वहाँ पे एएनपी से लेके सुन्नी तहरीक से लेके पीटीएलपी से लेके जमात इस्लामी से लेके पीपल्स पार्टी, पीएसपी, तमाम सियासी जमातें जो अपने आप को स्टेक होल्डर समझती हैं, सबको कराची ने बहुत कुछ दिया। लेकिन अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो अहले कराची को नहीं मिला। कराची के लोग सफ़र कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी खौफसदा है। लेकिन आज मुझे ये बात नहीं करनी और इस तरफ नहीं जाना। मैंने मुख्तसरन जिक्र इसलिए कर दिया है कि ताकि अगर किसी अदारे को गलत फहमी है कि वो कराची में उनकी मर्जी से कोई चीज़ चल रही है तो इमरान खान साहब हुसैन में रखिए, आपकी मर्जी, वफाकी गवर्नमेंट की मर्जी से वहाँ कुछ नहीं चल रहा, किसी अदारे की मर्जी से भी कुछ नहीं चल रहा। वहाँ पे हर लेवल के ऊपर रियासती अदारे, रियासती अफराद और मुख्तलिफ अदारों के मुख्तलिफ अदारे लोग कंप्रोमाइज्ड है। किसी न किसी का किसी न किसी लेवल पे, जैसे कहते हैं ना, हर शख्स का एक कीमत है और वो कीमत वहाँ लगती है और वो फारिग हो जाता है। लिहाजा कराची की सूरत हाल ये है, कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर कि जो जहाँ पे साले समंदर होते हैं, जहाँ पे सी होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे माफियाज बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन रियासत का काम होता है कि उन माफियाज को काउंटर करें। कराची भी ऐसा ही है, लेकिन कराची के अंदर जो बाकी माफियाज हैं, वहाँ पे कस्टम में क्या हो रहा है, पोर्ट एंड शिपिंग में क्या हो रहा है, वहाँ चाइना कटिंग, ज़मीनें, बाकी चीज़ों में क्या हो रहा है, बत्ताखोरी हो रही है, चोरियाँ, लुकेटियाँ, ऑयल की स्मगलिंग, मुंशियात फरोशी, ये तो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा धंधा हो रहा है वो ज़मीनों के नाम पे हो। आजकल वहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर कब्जा करने की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर अपने लोग लगवाने
की एक जंग चल रही है। हम तो सोचते थे कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है, सोचते क्या है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, आइनी और कानूनी बात मैं कह रहा हूँ कि 11 सितंबर 1948 का अगर खिताब देख लिया जाए कायदे आज़म का, तो उन्होंने कहा कि रियासती जो ब्यूरोक्रेसी है वो रियासत की बेसिकली बैकबोन है। परमानेंट जो रियासत की वफादार है वो ब्यूरोक्रेसी है। लेकिन आज कराची के अंदर 95% जो ब्यूरोक्रेसी है वो अफराद की वफादार है, रियासत की नहीं है। वो सिस्टम के पास जाती है, नाक रगड़ती है, पैसे कमाती है, पैसे उनको देती है और वहाँ पे मुख्तलिफ सीटें लेने के लिए किसी लीगल वे के ऊपर अपनी हायरार्की में अपने सीनियर्स के पास नहीं जाते, वो सिस्टम के लोगों के पास जाते हैं और बड़े दीदा दलेरी के साथ वहाँ पे ये धंधा चल रहा है। लेकिन कोई शख्स अगर इसके ऐसी धौंस धांधली के सामने खड़ा होता है तो फिर उसका अंजाम आसिफ अली मेमन की तरह होता है। आसिफ अली मेमन कौन है? ये साहब केडीए के डीजी हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट सिंध ने कोशिश की 2-3 महीने पहले कि वहाँ से उनको हटाया जाए और उनकी जगह मोहम्मद अली शाह जो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा फतूहात करके वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा कमा के मुबैना तौर पे बहुत सारे अपने बड़ों को खुश करके वहाँ से फारग हुए ही थे कि उनको डायरेक्टर एडमन के तौर पे केडीए में लगा दिया गया और डायरेक्टर एडमन के तौर पे उसको डीजी का चार्ज भी देने की कोशिश की। आसिफ अली मेमन जो डीजी केडीए मौजूद हैं, उन्होंने रेजिस्ट किया। उन्होंने कहा कि ये इस तरह नहीं हो सकता, मेरी इज्जत और रिस्पेक्ट के ऊपर ये मामला नहीं हो सकता। तो नतीजा ये निकला, वो स्टे में चले गए और वो स्टे लेके बैठ गए और मोहम्मद अली शाह साहब को थोड़ी सी नाकामी भी हुई, मायूसी भी हुई। गवर्नमेंट ने इसको ना का मसला बना दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा ऐसे तो फिर ऐसे से पहले उसकी फैमिली को हरासा करने की कोशिश की गई, फिर एंटी करप्शन को उसके पीछे डाल दिया गया, फिर और अदारों को डाल दिया गया। नतीजा ये हुआ कि 2 दिन पहले उनको 1-2 उनके और साथियों समेत इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और पता नहीं क्या क्या दफ़ा लगा के उनको उठा लिया गया। ये वो FIR है जो दर्ज की गई उनके खिलाफ और उठा के पुलिस उनको इस तरह ले गई कि जैसे किसी दहशतगर्द को उठाया जाता है। ग्रेड 22-21 के अफसर को जिस तरह सलूक किया गया, जिस तरह उठाया गया, जिस तरह रखा गया, जिस तरह धमकियाँ दी गई और इससे पहले मुबैना तौर पे उसको मैसेज दिए गए कि जी आपको SPCA में लगा देते हैं, फलानी जगह पे लगा देते हैं, आप इस तरह रजिस्ट ना करें और आप सिस्टम को अपोज ना करें, आप हमारी विश और हमारी ख्वाहिश के दरमियान खड़े ना हो और हमें चैलेंज ना करें। तो लाजमी बात है, ये बात तो सही है, जो माफियाज होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उस तरह के मैसेज देते रहते हैं। अच्छा, मैं कभी आसिफ अली मेमन को नहीं मिला, लेकिन जो मैंने फील किया है, ये सारी जो कहानी थी वो जो कि अदालत का स्टे लेके वहाँ पे बैठे हुए थे, ऊपर से अदालत ने नस्ला टावर के हवाले से चूँकि इंक्वायरी शुरू की हुई है, SPCA और KDA और बाकी डिपार्टमेंट्स को काफ़ी खींचा है और उसी आड़ में और कुछ 1-2 और एलिगेशन लगा के हुकूमत ने सोचा कि चलो आसिफ अली मेमन साहब को भी इसमें फिक्स करते हैं। हालांकि नस्ला टावर का जो मामला था 2013 में नक्शा मंजूर हुआ, सबको पता है। उस वक़्त वहाँ पे डायरेक्टर SPCA जमशेद टाउन सफदर मक्सी थे। सफदर मक्सी के पास 2013 में डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग का चार्ज भी था और जो साबिक DG थे वहाँ पे मंजूर कादर काका, उनकी सरबराही में एक कमेटी भी बनी थी जिसके वो सरबराह थे सफदर अली मक्सी, अली गुफरान, फरहान अली कैसर इस कमेटी में शामिल थे और इन तमाम लोगों ने वो नक्शा पास किया था। और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बार बार कहते रहे कि आप नस्ला टावर को जरूर मस्मार करें, बरूद से उड़ाएं, लेकिन जिन लोगों ने जुल्म किया है, जिन लोगों ने NOC दी है, जिन लोगों ने पैसा खाया, पहले ये लोग बिल्डिंगें नाजायज़ बनाने के नाम पे पैसा लेते हैं, बाद में ये बिल्डिंगों की निशानदेही करने के ऊपर पैसा लेते हैं, बाद में ये बिल्डिंग्स को गिराने के नाम पे पैसा लेते हैं। तो लिहाजा मुतासरीन बेचारे किधर जाएं? बिल्डर्स बेच चुके और जिन लोगों ने NOC दिया, जो कल्प्रेट है, उनको कोई पूछता नहीं। तो चीफ जस्टिस साहब की मेहरबानी कि उन्होंने नोटिस लिया हमारी इस इस्तदा का। उन्होंने कहा कि ठीक है, नस्ला टावर को भी गिराएं, लेकिन जो अफसरान ज़िम्मेदार थे उनके गिर्द भी घेरा तंग करें। अब वो अफसरान करोड़ों अरबों रुपए कमा के बाहर बैठे हुए हैं, अदालतें जिंदाबाद, किसी से कुछ स्टे लेके कोई ज़बान लेके वो इसको लंबा करते जाएंगे और अल्टीमेटली चीफ जस्टिस साहब चले जाएंगे, नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब चूँकि कराची के रहने वाले हैं, वो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ों को समझते हैं और जो नए लोग आएंगे वो नए अंदाज में चीज़ों को देखेंगे। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि आसिफ अली मेमन जैसा कोई शख्स भी जो रियासत के साथ वफादारी करेगा, जो अपने प्रोफेशन के साथ वफादारी करेगा, जो रियासत के साथ खड़ा होने की कोशिश करेगा, कोई भी हो, आसिफ अली मेमन हो या कोई हो,
اس کا انجام الٹیمیٹلی یہی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک زبان دی ہے اور ان کو بتایا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کھڑا بھی ہوا جا سکتا ہے، پانی کا جو بہتا ہوا رخ ہوتا ہے اس کے سامنے دوسرے رخ کے طور پہ بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو ان کا خیر انجام کیا ہوگا اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو اس کا پیچھا کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں، کہاں تک کریں گے، اور آصف علی میمن جس نے سسٹم کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے، عدالتیں اس پہ کیا ری ایکشن دیتی ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص بھی کھڑا ہوتا ہے افراد کی بجائے ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ اور قائد اعظم کے اس ویژن کے ساتھ جو 11 ستمبر 1948 انہوں نے کہا تھا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور جو افراد کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے گروپ بنا کے مافیاز بنا کے آپریٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے اچھا ہی اچھا ہوتا ہے۔ آصف علی میمن صاحب کی لیٹسٹ نیوز اس میں یہ ہے کہ ان کی جو ایف آئی آر تھی اس کو کویش کر دیا اینٹی کرپشن کے جج نے، اور جج صاحب نے ان کو ریلیز کر دیا اور ان کو کہا ہے کہ جی آپ جائیں، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ واپس جا کے اپنا چارج بھی ریزیوم کریں گے۔ گورنمنٹ ہو سکتا ہے اس میں بھی ان کو رزسٹ کرے اور چارج دینے کی بجائے ان کے خلاف کچھ اور کاروائیاں کرے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کراچی جاؤں تو اب ان کو ضرور ملوں کہ یہ کیسے آدمی ہیں کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں اور جو کھڑے ہو گئے ہیں، اور کراچی کے اندر سسٹم کے سامنے جہاں پہ بڑے رزنس مین 3-3 4-4 ارب روپیہ دے کے جان چھڑوا رہے ہیں اور معافی بھی الٹی مانگ رہے ہیں، ان حالات کے اندر یہ عجیب آدمی ہے وہاں پہ ریزسٹ کر رہا ہے، کھڑا ہو گیا ہے۔ اور ہماری دعا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہے تو اس کو اس میں کامیابی ملنی چاہیے، ورنہ کراچی کے اندر جس طرح کی سچویشن بن گئی ہے کہ وہاں پہ جس طرح لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں، جس طرح لاہور کا رخ کر رہے ہیں، لاہور بیریا کا، لاہور ڈی ایچ اے کا، اور بڑی بزنس کمیونٹی وہاں سے شفٹ ہو رہی ہے، یہ بڑی خوفناک سچویشن ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ چاہ رہے ہوں کہ یہ وہاں سے نکل جائیں اور ان کی جائیدادیں چلو پیچھے رہ جائیں گی تو ہم ان پہ بھی قبضہ کر لیں گے، لیکن یہ اوورآل کراچی اور اہل کراچی کے لیے یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ کراچی فائنینشیل ہب ہے، کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے، کراچی کی روشنیاں پورے پاکستان کو منور کرتی ہیں، کراچی کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان کے بہت سارے ادارے کراچی کے اندر موجود ہیں، صبح شام رپورٹیں تو بناتے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان کے سامنے بتاوی لوگ لے جاتے ہیں، ان کے سامنے کرائم بھی کر جاتے ہیں، ان کے سامنے ڈیزل بھی بکتا رہتا ہے، ان کے سامنے منشیات فروشی بھی ہوتی رہتی ہے، اور وہ ہمارے بھائی رپورٹیں بناتے رہتے ہیں اور بڑی الماریاں بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ رپورٹیں کب کام آئیں گی، کس کے کام آئیں گی؟ الٹیمیٹلی عام آدمی وہاں پہ سفر کر رہا ہے، عام آدمی بیچارہ کدھر جائے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کل دوبارہ انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔